नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अनीता चौधरी जगह जगह घूमते रहती हैं, घुमंतु नेचर की हैं, घूमते रहती हैं, इस देश के हर उस मिट्टी की खुशबू को लेती रहती हैं, लोगों से बातें करती रहती हैं घूमते घूमते। क्योंकि चुनावी माहौल था तो जाहिर सी बात है घूमना हमारे लिए लाजमी भी था, तो हमने घूमना शुरू किया और बाकी जगह उत्तराखंड भी गए, पंजाब भी गए, लेकिन यूपी में थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताया हमने। पूर्वांचल से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए हम लखनऊ पहुंच गए हैं और लखनऊ में आज की हमारी अड्डेबाजी जो है वो मशहूर शायर मनोहर राणा जी के साथ है। मनोहर राणा जी, न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम कोई इंटरव्यू, लोग बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम करेंगे बातचीत। और जैसे अड्डों पे बैठते हैं, हम गपशप मारते हैं, चाय की चुस्की। यहाँ पे चाय नहीं, चाय आपने पहले पिला दिया इसलिए चाय नहीं पीऊंगी, लेकिन बातें जरूर करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि मतलब एक चीज आपके बारे में बोलना चाहती हूँ, बुरा मत मानिए। ना बिल्कुल। मनोहर राणा की अगर बात करें तो बयानों पे विवाद और फिर उस विवाद पे फिर एक बयान, ये चेंज जो है चलता रहता है। विवादों से गहरा नाता आजकल होता जा रहा है। जब भी मनोहर राणा कुछ बोलते हैं, राजनीतिक गलियारों में हरकंप आ जाता है और फिर उस हरकंप के बदले में मनोहर राणा को एक बयान और देना पड़ता है। ये क्या सिलसिला चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो हमारे एक दोस्त थे, इंतकाल हो गया, बहराइच के थे, हमसे सीनियर थे, सागर मेहंदी साहब, बहुत मज़े के शायर थे। तो उनका एक शेर है, वो आपकी नज़र है कि लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी ज़बान में है। अच्छा, तो हमारे ख्याल से हम तो ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बयान देते नहीं हैं। आपने अपनी जुबान में ऐसा कांटा क्यों छुपा लिया? नहीं, कांटा है ही नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि लेकिन लोग पता नहीं कैसे, या तो लोग सच सुनने के आदी नहीं हैं, तो और झूठ हमें बोलना नहीं आता है, तो मतलब हमें अच्छा लगता है। और असल में लोग हमसे शायरी सुनना चाहते हैं। आपने भी दिल में यही सोचा होगा कि शेर सुने, लेकिन मज़ा लोगों को आता है कि जब उस सियासत के बारे में पूछें। तो चूंकि हमें इलेक्शन में न खड़े होना है, न मेरा कोई लेना देना है, न हम किसी पार्टी के तरफदार हैं, न किसी ज़िले इलाही के दरबार में सजदा करने गए कभी, तो जो बेलाग और बेबाक राय होती है वो हम कह देते हैं। अब लोगों को बुरा लगता है, लोग उसको अपने तौर पे ले लेते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताएं। लेकिन आपने बोला कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आपकी 2 बेटियां, एक कांग्रेस में है, तीन बेटियां हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ता मैं बता रही हूँ। नहीं, 3 बेटियां हैं और तीनों का राजनीतिक रिश्ता है। यस। एक तो कांग्रेस 5 बेटियां हैं माशाल्लाह। अच्छा, 5 बेटियां हैं। यस, हमारे यहाँ ये कहा जाता है इस्लाम में, मुसलमानों के यहाँ ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो शख्स अपनी 2 बेटियों को इज्जत और सुकून के साथ उसके घर, उसकी दहलीज तक पहुंचा देगा, जन्नत उसके लिए है, दोज़ख की आग उसके लिए हराम है। तो हमने तो 5 बेटियों को विदा किया है। तो फिर तो जन्नत जन्नत के दावेदार पूरे दावेदार हैं। अच्छा, क्योंकि राजनीति से आपका रिश्ता नहीं है, लेकिन आपकी बेटियां राजनीति में हैं, इस बार इलेक्शन में भी खड़ी हुई हैं। तो वहां से अब कैसे उनसे तो अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते ना? नहीं, रिश्ता क्यों तोड़ेंगे, रिश्ता हमारा किसी से कभी तो इस बहाने ही सही, लेकिन राजनीति तो हमारा शेर है मुहाजिरनामा में कि हमारी जो किताब है मुहाजिरनामा, तो उसमें एक शेर है कि हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक़ था, जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए हैं। अच्छा, हाँ। तो एक सपा में लक्ष्मी डाल दे दिया और नहीं, कांग्रेस को दुर्गा दे दिया। कांग्रेस में 2 हैं। अच्छा, तो एक वो बिहार वाली भी है। अच्छा, तो चंडी दे दिया। हाँ, वो आजकल कहीं वो गई हुई है वहाँ मणिपुर में। अच्छा, हाँ। तो बहरहाल ये सब तमाशे। देखिए, एक चीज़ बताएं आपसे, आप भी मेरी बेटी जैसी हैं और दिल की बात आपको हम बता रहे हैं। अड्डा है तो सच बोल दिया जाए, अड्डे पे तो झूठ बोला ही नहीं जाता है। देखिए, असल में हम अपनी बेटियों को वो सब नहीं दे सके जो मुझे देना चाहिए था।
क्योंकि इतनी बेटियां थीं तो जल्दी जल्दी विदा करो, जल्दी जल्दी विदा करो, लड़की तात है, लड़की तात है, पराया धन है, पराया धन है। तो हमसे, हालांकि हमारे जो बंगाली दोस्त सब कहते भी थे, कहते थे इतनी जल्दी तुम लड़की की शादी करता है ठीक नहीं करता है, तुम लड़की का पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि जितनी टैलेंटेड लड़कियां हैं, जाहिर है कि मुनव्वर राना की बेटियां हैं, तो इनको अगर हम ठीक से हम पढ़ाते लिखाते तो ये ग्रेजुएशन करने के बाद ये कोई बड़ी नौकरी में होती हैं, पुलिस में, मिलिट्री में, इसमें IAS IPS सब होते हैं। लेकिन ये कि हमने उनको पनपने नहीं दिया, जल्दी जल्दी सब शादियाँ करें, ये करते। तो जब आती हैं कभी ये बोलो लड़कियाँ, तो अब तो यहाँ कोई भी नहीं रहती, सब अपने अपने घरों में है। तो मुझे, आई एम सॉरी, मैं उनसे आंखें बचाता हूँ। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में जाने में आपको दुख है क्या कि वो पॉलिटिक्स नहीं, में? पॉलिटिक्स नहीं, तो अब अगर वो कुछ कर रही हैं तो मुझे खुशी है। खुशी है। हाँ हाँ। हाँ, कि भाई वो सब माशाल्लाह। खड़ी हुई तो कैंपेन के लिए गए? नहीं, हम नहीं गए। क्यों? भाई अब एक लड़की के लिए चाहे दूसरी बोले कि हमको तो कभी कोई बताया नहीं पापा ने, कुछ शेर भी नहीं बताया 2-4 तकरीर के लिए, इसके लिए। तो हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल वैसी हो गई ना, जैसे वो एक शख्स था, उसकी कई बेटियां थीं, एक बेटी कुम्हार को भी आई थी, तो वो वहाँ गया, तो बेटी ने कहा कि पिताजी दुआ कर देना कि बारिश ना होने पाए, नहीं सब बर्तन टूट जाएंगे। कहलें ठीक है बिटिया। वहाँ से निकला, वो दूसरी के घर गया, उसके यहाँ खेती होती थी। उसने लड़की ने कहा कि बाबा बस भगवान से दुआ कर दो कि बारिश हो जाए खुल के, तो हमारी कौन फसल। बारिश की कामना कर रहा है अभी और कौन नहीं कर रहा है? तो बात कौन सी बेटी बारिश चाहती है? कांग्रेस वाली बारिश चाहती है? नहीं, हाँ, और ये बोल रही है कि भैया दुआ कर ले नहीं, कि बारिश हो। मतलब ये क्या, ये अच्छी बात है। हमने इतनी बेटियों में भी बहुत शेर हमने कहा है। तो ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़ियाँ, घर अकेला हो गया। देखिए कितने जज्बात आपके अच्छे हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो जाती है कि जब योगी जी की बात आती है, उनका जिक्र होता है, तो आपके अंदर से, आपकी ज़ुबान से आग उगलना शुरू हो जाता है? नहीं, हमने ऐसी कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जो योगी साहब की शान के खिलाफ हो। जो योगी साहब ने कोई बात कही हो, उसी के बारे में हमने कोई बात कही हो, तो ये मेरा ख्याल बुरी बात भी नहीं है। सरकार से को लेकर के आपने काफ़ी बातें कही। नहीं, देखिए, सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि सरकार से हमने तो कभी कुछ मांगा नहीं कि हमें ठेका दे दीजिए, ये कर दीजिए, वगैरह वगैरह, कुछ दे सम्मान दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। हमने बल्कि एक अवार्ड था, वो भी मैंने वापस ही कर दिया था, साहित्य अकेडमी वाला अवार्ड। तभी से आपको लोग अवार्ड वापसी गैंग का हाँ, वो मानने लगे? हाँ, तो मतलब ये कि वो हमारे गैंग में इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, तो मुझे खुशी है कि जितने बदमाश लोग रहे होंगे इस मुल्क के, जो यानी ये सभी भी जो पढ़े लिखे लोग, साहित्यिक लोग हैं, वो उसी गैंग के लोग होंगे। तो अच्छा, मज़े की बात ये आपको हम बताएं कि जब हमने अवार्ड वापस किया था, तो उस दिन वहाँ 22-23 लोग बैठे हुए थे, अवार्ड वापसी वाले लोग। तो उनमें से एक आध को तो हम पहचानते थे बाई फेस, और बाकी हम किसी को जानते भी नहीं थे। मतलब बाई नेम जानते थे, बड़े बड़े लोग थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। मैं अपने आप को सबसे छोटा महसूस कर रहा था पढ़े लिखे उसमें। तो हम तो किसी को जानते भी नहीं थे। और क्या हुकूमत है कि उसने बग़ैर जान पहचान वालों को गैंग का नाम दे दिया, ना वो हमें जानते थे ना हम उनको जानते थे। जैसे आपने मिलवाया कि राणा साहब ये हैं, पद्मा सचदेव हैं, ये फला है, जो लोग रहे हों, ठीक है साहब, हमारे लिए सब बुजुर्ग थे, हमारे सीनियर थे। तो हमने तो एक्सीडेंटली हमने वापस कर दिया था, नहीं तो हमें मतलब, और जो वापस किया था उस पर हम कायम भी हैं। वो हमने इस मुल्क की भलाई के लिए वापस किया था, लेकिन हम नहीं कर सके वैसा।
अच्छा। अच्छा, अभी चुनाव का क्योंकि माहौल है और आप शायर हैं, शायर का सियासत से, उनकी शायरियों के ज़रिए सियासत पे तीखा वार होते रहता है, जी। लेकिन आपने इस चुनाव के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए कि लोग, आपने बोला कि अगर फिर से ये सरकार आती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, हाँ, पलायन कर या जाएंगे। क्यों असल में बोला? देखिए बेसिक बात ये थी अनीता साहिबा हम्म। कि देखिए मैं रायबरेली का रहने वाला, हम्म। मेरे यहाँ अड्डा है, हम्म। कहारों का अड्डा नाम ही है उसका। अच्छा। हाँ। शहर में जब आप दाखिल होंगी तो जो पहला चौराहा पड़ेगा हम्म। वो कहारों का अड्डा कहलाता है, हम्म। तो वो अड्डा ही है वो। हम्म। तो आपने तो बिहार में अड्डे देखे नहीं होंगे, आप रायबरेली चलिए, हम आपको अड्डा दिखाते हैं। तो मैं रायबरेली का रहने वाला, मेरे मदरसे में जो हमारे दादा परदादा चलाते थे जब तक, तो उसमें हमारे शहर के जो वो हिंदू जिनको अपर क्लास लोग अपने यहाँ दाखिल नहीं होने देते थे स्कूल में, मदरसे में, वो सब हमारे मदरसे में पढ़ते थे। और एक ज़माने तक, अब तो वो नस्ल ख़त्म हो गई, वो बहुत मज़े में, जैसे अगर हम गुज़र रहे हैं तो हमने किसी को हमने नमस्ते किया, नमस्ते मौसी, नमस्ते चाची, तो अगर किसी बगल वाली ने पूछा कौन है ये लड़का, तो कहती थी मौली साहब का पोता है, और रात से राम कहना तो मौली साहब है, हम लोगों को सिखाई है। अच्छा। यानी वो आप समझिए कि वो सब जो गैर मुस्लिम थे, सलोनी हो, रामचरण हो, विश्वनाथ हो, और जो वो लोग सब सब हमारे यहाँ के पढ़े हुए लोग थे। तो हम हिंदुओं से नफरत कैसे कर सकते हैं? अच्छा। आप हमको बताइए। नफरत नहीं करते हैं तो इतनी तीखी बातें क्यों आ जाती हैं आपकी तरफ से, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करती नहीं, है? कंट्रोवर्सी इज डिफरेंट थिंग। हाँ। लेकिन जो अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि मुनव्वराना पाकिस्तानी है, मुनव्वराना आतंकवादी है, वट, आप ये सोचिए कि हम उस बाप के बेटे हैं कि पूरा ख़ानदान हमारा पाकिस्तान चला गया, यानी जिस पेड़ से सब चिड़ियाँ उड़ जाएं, और एक लेकिन चिड़िया, आपने बोला कि मुसलमानों के लिए ये मुल्क जो है अब रहने लायक नहीं है। ये मैंने कभी नहीं बोला। आपके ये कई बयानों में नो ऐसी नो बातें नो चली हैं। नेवर नेवर, ये मैंने कभी नहीं कहा। हम तो हमेशा यही कहते हैं भाई, हमने तो अनीता साहिबा 1990 में जब हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक नाम का लफ्ज़ पैदा नहीं हुआ था, 1990 में जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया था, तो जब मुस्लिम मीडिया ने मुझे घेर लिया, और 90 का ज़माना वही था, बाबरी मस्जिद तमाशे सब हो रहे थे, तो मीडिया वालों ने उससे पूछा कि राना साहब आप हिंदुस्तान में रहते कैसे हैं, वहाँ तो ऐसा है ये कि वो अजान नहीं दे पाते हैं, मस्जिद गिराई जा रही है। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं 80 करोड़ 90s में, हाँ, मैंने कहा मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच तैयार नहीं हो सकता है। अच्छा। उसी ज़माने की बात है कि मैंने रायबरेली में एक घर बनवाया, बड़ा खूबसूरत सा नाम है उसका, मेरी एक किताब का नाम भी है, गज़ल गाँव। अच्छा। तो उसमें लॉन वॉन भी था, तो जो मोहल्ले की मिली जुली आबादी वाला हमारा इलाका है, तो जो मोहल्ले की सब लड़कियां थीं, औरतें थीं, उन्होंने आके मेरी बीवी का घेराव किया कि तुम बहुत देर में सो के उठती हो, हम लोग यहाँ से फूल तोड़ के जाते हैं मंदिर, तो तुम ऐसा है लॉन का दरवाज़ा सुबह खोल दिया करो जब तुम 5 बजे उठती हो नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमसे हमारी बीवी ने, यानी आपकी आंटी ने कहा, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल खोल दो, और नहीं क्या। तो उस दिन से, यानी उस ज़माने में जब लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे डर के मारे, और हमारा दरवाज़ा सवेरे 5 बजे खोल दिया जाता था, ये बात मुमकिन है कि शहर के मुसलमानों को ना मालूम हो, लेकिन हिंदुओं को तो मालूम थी कि हमारा दरवाज़ा खुला है। अच्छा। लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा, इसलिए कि मैंने यही सोचा। योगी जी से इतना नफरत क्यों करते हैं? नहीं, योगी जी भी से तो हिंदू हैं, नहीं हिंदुओं नहीं के प्रतिनिधि। नहीं, देखिए योगी जी से नफरत की बात नहीं है, योगी जी के अहद में हम सताए गए। अच्छा, क्या 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 हुआ? मेरे खिलाफ यही FIR हुई, हमारे साहबजादे पर एक केस हुआ, उसको उसके सिलसिले में इतना हंगामा हो, इतने पुलिस आई आकर के, लड़की से हमारे नवासी आई हुई थी बिहार की, 17-18 वर्ष की, उससे ज़बरदस्ती छीन करके पुलिस वाले मोबाइल छीन ले गए, ये वो बिल्कुल। यानी मैंने ये सोचा कि शायद मैं बिल्कुल कोई क्रिमिनल हूँ, कोई बहुत मतलब आई थिंक, मतलब ये कि पलायन की बात क्यों की है? मैंने इसीलिए मैंने कहा कि अगर कई मुकदमे हैं मेरे ऊपर, यहाँ हजरतगंज थाने में कई जगह मुफ्त में सब मुकदमे, अच्छा।
तो जाहिर सी बात है कि आपके भाइयों के साथ भी तल्खी हुई, उन्होंने भी मुकदमे किए आपके बेटे को लेकर के? नहीं नहीं, उन भाइयों से बेटे का नहीं, वो ज़मीन का झगड़ा है वो। नहीं, वो कोई मुकदमा नहीं भाई। बीच में एक आया था ना कि गोली चली और नहीं नहीं, वो पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारे बेटे ने खुद गोली चलाई थी। अच्छा। हाँ। तो हालांकि हमने यही कहा, हमने कहा वो बेवकूफ़ है। बहरहाल ये कि उसको लेकर तो मैंने बल्कि उन दिनों ये कहा भी था कि ये काम तो एक एमपी ने भी किया था, जो मंत्री बन गया दिल्ली में जाकर के, उसके लड़के ने भी अपने पे गोली चलवाई थी। तो हमने किसकी कहा, बात कर रहे हैं आप? कौशल किशोर जो मंत्री हैं, अच्छा। उनके बेटे ने भी रायबरेली दिल्ली में यही काम किया था, गोली चलवा ली थी अपने ऊपर। तो हमने कहा कि हमको भी मोदी जी मंत्री बना देंगे, हमने भी, मेरे लड़के ने भी यही किया। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपने बोला पलायन के लिए, तो दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है यहाँ के, उन्होंने कहा कि अब 10 मार्च के बाद मनोहर राणा को अपनी गठरी बांध लेनी चाहिए। नहीं, खैर देखिए, दिनेश शर्मा साहब बहुत शरीफ आदमी है और हम उनको पसंद भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे। तो वो तो अगर कुछ भी कहें तो हम तो लेकिन ये कि हाँ, अगर हम जाएंगे तो ये दुख होगा कि लखनऊ छूटने का उतना दुख ना हो शायद जितना दिनेश शर्मा के छूटने का दुख हो। अच्छा। कि वो एक अच्छा आदमी है इस शहर में, जिससे मोहब्बत की जा सकती है। अच्छा, तो आप क्या 10 मार्च के बाद आप प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से छोड़ने का? क्या अब तो ये तय होना है ये कौन जाएगा। नहीं नहीं, आपकी क्या उम्मीद है? हम नहीं जाएंगे। तो मतलब किसकी सरकार आनी है? नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, सरकार किसी की आए। अच्छा, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे पॉलिटिशियन आपके शहर में है, किसको लगता है कि आपको लगता है कि हाँ, इसको आना चाहिए, सत्ता में इनको रहना चाहिए? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, तो असल में देखिए बात ईमानदारी की, एक शायर की ज़बान से अगर आप पूछना चाहती हैं, हुकूमत किसी की हो, मुल्क अच्छा चलना चाहिए। मुल्क में मैंने जब मेरी जब मोदी साहब से मुलाकात हुई थी तब भी मैंने यही बात कही थी। लेकिन लोगों में परसेप्शन है कि मनोहर राणा, क्योंकि जब राम मंदिर पे फैसला आया तब भी आपने उस समय में बयान दिया था कि हमारी ज़मीन ले लो, और तो ये तो मैंने अच्छी बात की, मैंने बुरी बात तो नहीं की। और फिर मैंने ये कहा कि अच्छा ये है कि हमारे पास सई नदी के किनारे एक ज़मीन पड़ी है, रायबरेली एक ऐसा शहर है जो मोहब्बतों का शहर कहलाता है, जहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलिक मोहम्मद जायसी, राना बेनी माधव, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, जिनको काबे की चाबी दी गई थी, दुनिया के 70वें आदमी हैं, 16वें या 70वें आदमी हैं। तो हमने कहा ऐसे शहर में रायबरेली में वो मस्जिद वहाँ बनवा दीजिए आप। तो क्यों नहीं बनाना चाहते हैं अयोध्या में मंदिर और मस्जिद? आपके दोनों बनी बन जाए, मतलब ज़मीन तो दे दी गई है ना? नहीं नहीं, देखिए मतलब ये कि अव्वल तो जहाँ मस्जिद थी उसी के पास होना चाहिए था। वहाँ तो राम मंदिर था, ऐसा आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आज दिलचस्प है, सुन लीजिए आप भी। मेरी ससुराल बलरामपुर है, तो मैं अक्सर रायबरेली से या लखनऊ से जाता था तो वाया फैज़ाबाद ही जाता था, वो रोड अच्छा था। फैज़ाबाद में हमारा ट्रांसपोर्ट भी ज़माने में होता था। तो मैं कम से कम 70-80 बार सरजू नदी के पुल पर से गुजरा हूँ। सरजू नदी का पुल है, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। तो वहाँ से जब लौटते थे हम बलरामपुर यानी गोंडा साइड से टुवर्ड्स फैज़ाबाद, जब अयोध्या पहुँचते थे तो पुल पर से वो मस्जिद दिखाई देती थी और बहुत एक मंदिर भी दिखाई देते थे। तो एक शायर की हैसियत से हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। उस वक्त ये 92 भी नहीं शुरू हुआ था, यानी ये 90 ये शुरू नहीं हुआ था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद कोई जानता ही नहीं था, ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन ये लड़ाई तो बहुत पुरानी नहीं पुरानी होगी, लेकिन ये है कि ये 90 से पहले कोई नहीं जानता था। एक संदूक में बंद किताब थी एक। तो जब उधर आते थे तो वो मस्जिद दिखाई देती थी और मंदिर सब चारों तरफ। तो मैंने एक शेर कहा था उन दिनों, ये बात होगी 80-85 की। शेर ये था कि मजहबी लोगों के होंठों पर खामोशी थी, मगर मजहबी लोगों के होंठों पर
खामोशी थी, मगर मंदिरों मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये सब सर जोड़ के बैठे हुए हों और बात नहीं कर रहे हों कि इस मुल्क को कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए। एक शायर को जो तस्वुर। एक बयान आया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, फिर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए तरसाया, जनता से अपील की है कि उनको वोट के लिए तरसा दो, उनको वोट, सपा कांग्रेस और ये लोग जो हैं उनको, वो उन्होंने राम मंदिर पे ऑब्जेक्शन जताया था, उनको सत्ता से बेदखल करो। लेकिन वो बेचारे, देखिए हमने बताया कि वो बीमार आदमी है। अच्छा, कि कौन? योगी जी हमारे बीमार आदमी जहनी तौर पर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उनको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के दिल और दिमाग में मोहब्बत ज़्यादा हो तो वो बीमार है, मजनू कहलाता है, और किसी के दिमाग में अगर नफरत ज़्यादा हो वो पागल कहलाएगा। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि योगी जी पागल? नहीं, चेक करना चाहिए, मतलब ये साइकियाट्रिस्ट से चेक करवाना चाहिए कि हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हम तो मठाधीश हैं, और उस मठ के मठाधीश हैं जहाँ बहुत से योगी मुसलमान भी होते थे, जहाँ बाबा गोरखनाथ का नूर इतना था कि आसिफुद्दौला ने वो ज़मीन उनको दी थी, गिफ्ट की थी कि यहाँ पर आप मठ बनाइए आप। तो कम से कम ये सब सोचना उनका काम है, वो मठाधीश हैं भाई। हम तो ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा कि जहाँ से एक संत गुजर जाता था, एक साधु गुजर जाता था या गुजर जाता है, वो इलाका जो है वो सरसब्ज हो जाता है। लेकिन ये कि इस तरह की जो सियासत में ये इन सब शब्दों का इस्तेमाल, अव्वल तो हम शायर ये ठोंक देंगे, पेल देंगे, खोस देंगे, डाल देंगे, तो ये क्या किसी योगी के शब्द हैं? नो 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 नो, नेवर नेवर। अच्छा ये किसी पॉलिटिशियन के शब्द भी नहीं हो सकते हैं। अच्छा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि इतनी नफरत जो है वो ख़तरनाक है। जैसे ज़्यादा मोहब्बत आदमी को मजनू बना देती है। अच्छा खासा आदमी कैस था, उसका नाम कैस था, वो मालूम है लैला के चक्कर में वो मजनू हो गया। तो अच्छे खासे मालूम है कि योगी जी हमारे योगी थे, लेकिन कैसे हो गए ये? अच्छा, एक बात बताइए कि कल आपके यहाँ वोटिंग का डे है, तो आप कहाँ, आप वोट करने किसको डालेंगे? मतलब किसको डालेंगे ये तो बहुत ही प्राइवेट चीज़ है, लेकिन वोट तो डालेंगे ना? जाएंगे, हाँ वोट डालेंगे। आपने भी इतना इंस्पायर किया है मुझे, तो जाएंगे वोट। नहीं, बगल ही में, ये बगल में है जहाँ हम रहते हैं यहाँ, तो ये डिग्री कॉलेज है, शशि भूषण गर्ल्स कॉलेज है, तो यही हमारी वो है, जो वोटिंग बूथ हमारा है यहीं पर होगा, तो जाएंगे। अच्छा, अड्डेबाजी पे जब हम लोग बैठते हैं तो दिल की बातें करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैं पूछ रही हूँ कि डर लग रहा है कि योगी जी की सरकार आ जाएगी तो धड़कनें बढ़ रही हैं। देखिए, योगी जी से मुझे हमदर्दी है। बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं। नहीं, देखिए हमारे पास है क्या जो गिराएंगे? नहीं, बहुत सारे विधायकों का उन्होंने बुलडोजर चलवा के उनका वो कर दिया है जी। देखिए हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो गिराएंगे। नहीं, पलायन की बात बोले आप, जाने की बात बोले, तो हमें देखिए योगी के नहीं आने का दावा कर रहे हैं। नहीं, अगर आ गए तो आ गए तो भाई हम तो चले ही जाएंगे, हमने वादा किया है। चले जाएंगे? हाँ, हम छोड़ देंगे। यस। मतलब आप शर्तियाँ बोल रहे हैं? देखिए, एक शेर है, बहुत खूबसूरत सा शेर है, गज़ल का शेर भी कहाँ ज़ाय करना पड़ रहा है कि मेरा वादा तेरी निगाह नहीं, अपने वादे पे बरकरार हूँ मैं। अच्छा, तो ये शहर से तो आपको बड़ा लगाव है, तो छोड़ क्या कीजिएगा, दुनिया से लगाव होता है। मतलब योगी की नफरत में शहर को छोड़? नहीं, योगी की नफरत में नहीं, योगी की मतलब हम क्यों नफरत करेंगे? हम तो बता रहे हैं कि मुझे हमदर्दी है उनके साथ। अच्छा भैया, आप ये समझिए कि मुझे दुख है कि वो, जाहिर सी बात है, वो मठाधीश हैं, और एक ऐसे मठ के जहाँ मतलब ये कि ऐसे ऐसे वहाँ बुज़ुर्ग गुजरे हैं, क़यामत के बुज़ुर्ग बच्चे अच्छे, तो ये भी मठाधीश हैं, लेकिन अचानक तो कुछ तकलीफ़ उनको हो गई होगी, ऐसी जो भी हो। अच्छा, तो चलिए इन सभी बातों में एक बात मेरा मन करता है। हम तो ये चाहते थे कि 1 घंटे किसी दिन योगी हमसे बात कर लेते बैठ करके। बात नहीं करते आपसे? नहीं, हम एक बार गए थे, हमें एक काम था, तो उन्होंने कोई ख़ास गुफ्तगू ही नहीं की। नहीं की? हाँ, नहीं, तो मैंने भी उनको किताब दी और
शेर है किसी का कि जो तमन्ना दिल में थी वो दिल में घुट कर रह गई। मतलब देखिए, ये मैं कह रही हूँ कि मनोहर राणा साहब कह रहे हैं कि एक बार योगी जी बात कर लें, बात करने से मसला हल हो जाएगा क्या? नहीं, उनका मसला हल होगा। तो जैसे वो उनको हम बताएंगे कि जो ये शब्द जो हैं ये पत्थर भी होते हैं और हीरे भी होते हैं। तो जब आप शब्दों का बोझ उठाइए तो आप ये समझ कर उठाइए कि आप हीरा उठाना है, आपको पत्थर नहीं उठाना। अच्छा, ये मैंने देखा कि लोग यहाँ पे, मैंने जितने लोगों से बात की उनका एक कहना है कि योगी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो, माफिया राज खत्म हो गया। अतीक अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के जो माफिया लोग थे उनका खात्मा हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि अगर चलो आपके निगाहों में साइकेट्रिक साइको ही सही, लेकिन अगर माफिया राज खत्म हो रहा है तो ठीक है। ये बताइए कि दो माफिया के बाद तीसरा नाम नहीं जानते कोई? नहीं, दो चार और नाम बताया था। नहीं, मुन्ना बजरंगी और पता नहीं नहीं, दो ही नाम लेते हैं। अच्छा, हाँ, यही नाम लेते। एक और नाम जोड़ते हैं, आजम खां, वो भी माफिया हो गए। ओवैसी को कैसे लेते हैं? ओवैसी ताल ठोक रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे और सब जो सरकार बनाएंगे तो हिजाबी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। कहाँ सरकार बनाएंगे? उत्तर प्रदेश। अरे आप भी कैसी बात कर रही हैं? अरे ओवैसी तो कम से कम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं। हैदराबादी मुसलमानों के नुमाइंदे होंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत डिफरेंट है और ये इस पर नहीं चलता है कि हम अलग रहें और ये रहें। हमारे यहाँ तो आज भी, आपके बिहार में भी ऐसे ही है कि गांव की एक लड़की विदा होती है और हर आंख में आंसू होते हैं, मालूम ही नहीं होता है कि इसमें लड़की की माँ कौन है। तो ये है उत्तर प्रदेश का मिजाज। अच्छा, तो ये हैदराबाद का यहाँ डिज़ाइन नहीं चल पाएगा, फेल हो जाएगा। तो वो हैदराबाद में क्यों कट्टरता नज़र आ रही है क्या उनमें? नहीं, उनका अपना एक स्टाइल होगा हैदराबादियों का, हमारा भाई हैदराबादियों का मामला अलग है। देखिए, वो बोलते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पे सियासत में मतलब कि दबंग होना चाहिए। मुसलमानों को उन जगहों पे, मुसलमानों की बात करते हैं वो, मुसलमान को हिंदुस्तान में वो जगह अभी तक नहीं मिल पाई है, वो ऐसी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम वो दिन भी लाएंगे जब इस देश में हिजाबी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये तो सारी बातें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कौम जो जिनको लगता है कि हम यहाँ पे डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए तो अच्छी सियासत है ना। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि अगर वो यहाँ सियासत करना चाहते हैं तो यहाँ एक घर बसाएं, अपने बच्चों को यहाँ ला के रखें, तब उनको मालूम होगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे रहा जाता है। ये तो सैटेलाइट रिलेशनशिप भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। और माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद वालों की प्रॉब्लम ये है कि जब इन्होंने टीपू सुल्तान को बर्बाद कर दिया, उसका साथ नहीं दिया, उसको मरवा दिया अंग्रेज़ों से, तो ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का क्या साथ दे देंगे? दगाबाज बोल रहे हैं आप? यकीनन हैदराबाद ने धोखा दिया। ओवैसी को भी दगाबाज बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, उसी सब में वो भी हैं, वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, देखिए, हैदराबादी मुसलमानों को ये दगाबाज बोल रहे हैं। नहीं, हैदराबादी ये नोट करने वाली बात है। नहीं, वो पूरा हैदराबादी बदनाम है उसमें। ये बोल रहे हैं कि मनोहर राणा, हम लोग अड्डेबाजी पे दिल की बातें कर रहे हैं। नहीं, तो जाहिर सी बात है, सच्चाई याद निकल रही। अगर तो वैसी साहब, आप पे विश्वास, उत्तर प्रदेश उन पे विश्वास करेगा क्या? अगर टीपू सुल्तान, उत्तर प्रदेश, एक मिनट, अगर टीपू सुल्तान के खिलाफ अगर इन्होंने गद्दारी न की होती निज़ाम हैदराबाद ने, तो माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान का नक्शा दूसरा होता। अच्छा, तो उनको, उन पे, ओवैसी साहब पे उत्तर प्रदेश के मुसलमान विश्वास करेंगे कि नहीं? उसी पे वो ताल ठोके हुए। हमने तो ये कहा ना, इसी पे तो हमने ये कहा था कि अगर ओवैसी की नादानियों से योगी अगर फिर आ गए तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, ओवैसी की नादानियों बेसिकली यही हमने कहा था पहले। बाद में जब मेरे ही ऊपर इतना सितम टूट गया तो मैंने कहा, भाई योगी जी आप आएंगे तो हम चले जाएंगे, हम आप जब कहिए हम चले जाएं साहब, हमारा ऐसा कुछ नहीं। हिजाब का एक मसला आ गया बीच में, ये क्या हिजाब इतना जरूरी होता है? नहीं, देखिए, आज के प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में हिजाब तो हम देखते हैं कि मतलब लड़कियां क्या डिमांड कर रही हैं हिजाब की। हमने वो दिन भी देखे हुए कि हमारी फ्रेंड्स जो हैं वो हिजाब के लिए नकारा करती थी। जी, देखिए, ऐसा है कि पर्दा जो है, हिजाब के मानी है शर्म के, हिजाब के माने पर्दे के नहीं है।
हाँ, शर्म का एहसास दिलाने के लिए या शर्माने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे घूंघट है, जैसे दुपट्टा है, जैसे आंचल है, कुछ भी हो, अलग अलग हैं। तो ये औरत का जैसे लिबास, और भाई अगर बहुत सी औरतें हैं वो दुपट्टा नहीं पहनती हैं, बहुत सी औरतें दुपट्टा पहनती हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि आप नहीं कह सकती हैं, हम नहीं कह सकते हैं। स्कूल का मसला था ना। नहीं, स्कूल की बात नहीं है। आप यहाँ पहले इसकी बात तय करें आप कि इसकी आज़ादी है आपको, आप दुपट्टा पहने ना पहने, लेकिन हम तो उसी तरह से आप स्कूल के अंदर आप उसको जो हिजाब है आप उसको रेनकोट मानिए। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि हिजाब की हिमायतगिरी कर रहे हैं? नहीं, यकीनन। आप कितनी चीज़ें मुसलमानों से छुड़वाएंगे, आप ये बताइए। क्या क्या छुड़वाया? हाँ, क्या क्या छुड़वाया? नहीं, जैसे ही मालूम हुआ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो सबसे पहले तो उर्दू पाकिस्तानी ज़बान हो गई, गैर मुल्की ज़बान हो गई, मुल्क को तक़सीम कराने वाली ज़बान हो गई, उर्दू को ख़त्म कर दिया। अच्छा। इसके बाद तहज़ीब, पूरी जो हम मुस्लिम तहज़ीब थी उसको ख़त्म कर दिया। अब क्या क्या आप चाहते हैं, आप बता दीजिए, एक बार लिख के दे दीजिए। एक ज़माने में ये था कि साहब बस बाबरी मस्जिद का मसला हल हो जाए तो इसका फिर ठीक हो जाए, तो मालूम है काशी निकल आया, मथुरा निकल आया। हम ये कहते हैं मोदी जी हों, योगी जी हों, उपयोगी जी हों, वटेवर कोई भी हो, एक बार लिख के दे दे कि ये कंडीशन है, आपको रहना है रहिए, वरना चले जाइए। अच्छा। जिनको रहना होगा रहेंगे, वरना चले आपको ऐसा लगता है कि शर्तें लगाई जा रही हैं? ये शर्त ही है, हिजाब शर्त है। आप सोचिए 50 बरस से स्कूल में हिजाब की ये जिद कहीं कट्टरता तो नहीं? 50 बरस से, कोई कल से तो नहीं शुरू हुआ है। 50 बरस से लड़कियां स्कूल जाती हैं। उसी हिजाब के बंदिशों से जो अफगानिस्तान की लड़कियां हैं, तालिबान के चुंगल से भाग के वो हिंदुस्तान आ रही हैं, और हिंदुस्तान की लड़कियां हिजाब की डिमांड कर रही हैं। नहीं, ये गलत है कि हिजाब के डर से आ रही हैं, वहाँ एजुकेशन नहीं है। नहीं, वो बोले कि मुझे हिजाब में अगर ये मैंडेटरी हो जाएगा, उसमें कई लड़कियां यहाँ बयान भी दी कि मैंडेटरी हो जाएगा तो हम हिजाब में नहीं। वो ऐसे ही वही आप लोगों के चैनल दे दिया होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज अगर पाकिस्तान से खुल जाए तो पाकिस्तान की कम से कम नहीं तो 1-2 लाख लड़कियां आकर के यहाँ पढ़ेंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में भी चला था माई जीन्स माई राइट। नहीं, वो हम नहीं करें, हम हिजाब की बात कर रहे हैं कि वो हिजाब के डर से नहीं आएंगी पाकिस्तान से कहीं से। एजुकेशन का फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान में ये सब जो है जिसको आप कह रही हैं, ये कट्टरता हुई ना। दूसरे पक्ष बोल रहे हैं कि वो कट्टरता है ना, हिजाब कट्टरता नहीं है। ना, ये देखिए, ये हमारी लड़कियां कोई एक आध लड़की कोई पहनती हो तो पहनती हो, नहीं पहनती, भाई ठीक है, उनकी मर्जी है। अच्छा, हाँ। तो वो आपके क्लासरूम में तो नहीं पहन के आ रही हैं हिजाब ना, वहाँ तो आप ड्रेस ही में आ रही हैं। नहीं, वो क्लासरूम में आ रही थी उसके लिए मना किया। नहीं, तो ये तो जिद वाली शुरू हो गई ना बात। जब आप उतरवाएंगी तो भी उसको मतलब लड़की भी जिद कर रही है। अच्छा, लगता है कि इसका सियासत पे कुछ असर पड़ेगा इस मौजूदा चुनाव पे? नहीं, हमारे ख्याल से देखिए, इसका ये कर्नाटक का चंदा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, नफरत वाला, लेकिन चले वलेगा नहीं। देखिए, असल में प्रॉब्लम क्या है कि आप एक चीज़ समझ लें कि अगर हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ मुसलमान, जो वो बोलते हैं 80-20 क्या क्या बोलते हैं, अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो 2 करोड़ भूखे सोते होंगे। अगर 80 करोड़ हिंदू हैं तो 8 करोड़ हिंदू भूखे सोते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ़ तो सबको है ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, परेशानियाँ तो सबको है ना। ये नहीं कि हम भूखे हैं तो आप भूखे नहीं हैं। अगर रेल के डिब्बे में भीड़ होती है तो सबको तकलीफ़ होती है। आज जो महंगाई है, जो परेशानियां हैं, जो नौकरी नहीं मिल रही है, हर तरह की परेशानी है। आप गौर कीजिए कि बहुत ईमानदारी से आप बिहार से आती हैं, आप ये बताइए कितने घर ऐसे हैं कि जो अपने कोई बड़ा इलाज कराने के लिए उनकी ज़मीन का एक कोना न बिक जाता हो। कौन ऐसा घर है जिसकी बेटी विदा होने के लिए? आज का मसला है जी, ये मसला आज का है, अब ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसलिए कि सरकारी अस्पताल रह नहीं गए। हमने कहीं किसी राइटअप में हमने लिखा है कि पहले एक अस्पताल होता था,
और पूरा शहर ठीक रहता था। अब हर गली में अस्पताल है और पूरा शहर बीमार रहता है। ये हमारे दिल की बातों में इस अड्डेबाजी में एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। हाँ। आखिरी क्यों भी आप पूछती रहिए। अब हम नहीं सोच लंबे रहे हैं कि हम डर जाएंगे, डरेंगे नहीं हम। तो ये आखिरी सवाल है कि आपकी बेटी कांग्रेस से जो खड़ी हुई है, आप चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे खड़े होते हैं तो उसकी फतेह जो है हमारी फतेह होती है, तो आप चाहते हैं कि उसकी जीत के साथ कांग्रेस की फतेह हो, या एक जो आपकी शामिल हैं सपा में, समाजवादी पार्टी में, आप चाहते हैं? वो तो इलेक्शन में नहीं खड़ी हुई नहीं, लेकिन उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो उस समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, बने? अभी तो उसी के लिए दुआ करेंगे जो खड़ी है। अच्छा, तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस बेचारी भी कहाँ इस दौड़ में कहाँ है। नहीं, सरकार नहीं बनेगी जी, गणित क्या बनेगा? सरकार कांग्रेस को आप आने नहीं दे रहे हैं, नहीं भाजपा आ नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब देखिए आइंदा ज़माने तो कांग्रेस के लिए हो सकते हैं। इसलिए कि जैसे जिस तरह से प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, बहुत ईमानदारी की बात है कि 3 साल 4 साल से वो अकेली ही कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के मुकाबले में और निशाने पर है। गालियाँ तो वही पूरा खानदान खाता है ना, तो वही एहतजाज कर रही है। बाकी तो अभी निकले हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के नहीं, मतलब जाहिर सी बात है कि सपा तो जबरदस्त मुकाबला कर रही है। तो सीएम देखना चाहते हैं? सीएम देखना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 सीटें जीतूंगा मैं। अखिलेश अब इतनी भी नहीं जीत पाएंगे, खैर ये भी नहीं है। अब ये तो इलेक्शन की हवा है, सरकार बन जाएगी। लेकिन ये है कि उनकी सरकार बनेगी। हाँ, मतलब आप लखनऊ में रहने वाले हैं? नहीं, हमारा क्या है, देखिए ऐसा है बेटा, मामला ये है 70 के पेटे में चल रहे हैं। अब तो हम कब्र में रहने वाले हैं, अब बहुत रह लिए। अच्छा। हमारा शेर ही है कि बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तू मैं राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। देखिए, तो ये न्यूज़ अड्डा पे हमारी मनोहर राणा के साथ दिल की बातें थी। काफ़ी खुल के इन्होंने बातें की। ये अपनी ज़ुबान पे कायम है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये लखनऊ छोड़ देंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि सरकार वो बनेगी जो इनके लखनऊ में जो इनकी ज़मीन है, इनकी शायरी है, वो उससे जुड़े रहेंगे। क्या कुछ होगा 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन न्यूज़ अड्डा की इस अड्डेबाजी में मनोहर राणा की ये पूरे दिल से बातें सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।